Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and today we are going to study the first lesson of history book of class 7th. Dear students, we have studied one lesson from political science portion of this social science book in previous videos. Dear students, I would like to tell you, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7th क्लास की जो बुक है सोशल साइंस की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसमें 1 पार्ट है हिस्ट्री, सेकंड है जियोग्राफी और थर्ड है पॉलिटिकल साइंस. वी हैव स्टडीड 1 लेसन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पोर्शन. हम लोग पॉलिटिकल साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें से 1 लेसन स्टडी कर चुके हैं जिसका नाम था ऑन इक्वलिटी, एंड नाउ इट इज़ द सेकंड पार्ट. ये सेकंड पार्ट है, इट्स नेम इज हिस्ट्री. ये जो सेकंड पार्ट है इसका नाम है हिस्ट्री, एंड वी आर स्टडिंग इट्स फर्स्ट लेसन. और इसका पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं विच नेम इज ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 years. 1000 years मीन्स 1000 वर्ष. 1000 वर्षों में जो चेंजेज हुए, जो बदलाव आए, उनको जानना, उनको ट्रेस करना, उनके बारे में पता लगा जानना कि 1000 सालों में क्या क्या चेंजेज आए और वो 1000 साल कौन से हैं. तो वो भी हमने इसमें पढ़ा था कि 700 CE से लेकर 1800 CE तक 1100 ईयर्स होते हैं, लगभग 1100 साल. उसको लगभग 1000 ईयर्स माना है, 1000 साल. तो 700 CE का मतलब कॉमन ईरा, जो अपन सामान्यतः जो टाइम कैलकुलेशन यूज करते हैं वो CE कहलाता है. सन 700 सन भी बोलते हैं अपन, जैसे 2020 अभी चल रहा है. तो 700 से लेकर 700 से लेकर 1800 तक, ये जो 1100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन में. एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 पेजेस ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के 2 पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इट इज़ द थर्ड पेज विच आई हैव ओपनड ऑन द स्क्रीन, जो कि मैं स्क्रीन पर खोल चुका हूँ. इट इज़ द थर्ड पेज. ये थर्ड पेज है, एंड वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो अप टू हियर. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, एंड टुडे वी हैव टू स्टडी फ्रॉम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. आज हमें पढ़ना है यहाँ से न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह. हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से ये 1000 साल जो रहे हैं इसमें किस तरह से लोग रहते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा. और यहाँ पर हम लोग अब पढ़ रहे हैं, और हमने ये पढ़ा कि किस तरह से लोग अकेले रहा करते थे, और किस तरह से यहाँ पर कई सारी जो बाहर के लोग थे, मुख्य रूप से जो फारसी लोग आए, उसके अलावा जो तुर्क लोग आए, यानी अन्य देशों से भी जो लोग भारत के अंदर आए, वो अपने साथ काफ़ी चीज़ें, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, नए नए कपड़ों के डिज़ाइन, ये भी वो अपने साथ लेकर आए. और एक विशेष प्रकार का बदलाव भारत में, इस देश में हुआ, ये हमने अभी तक पढ़ा है. और अब हम लोग पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप्स के बारे में कि भारत में किस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लोगों का, किस तरह से संरचना बनी गांवों की, किस तरह से संरचना बनी राज्यों की. तो यहाँ पर इस तरह की जो स्टडी है वो इस पॉइंट में हम करेंगे. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स यानी समूह. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स, इन 1000 सालों का अध्ययन, स्टडी बिटवीन 700 एंड 1750, 700 से लेकर 1750 के बीच का जो ये 1050 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है, इसका अध्ययन इज ए ह्यूज चैलेंज
ये एक बड़ा चैलेंज ये एक बड़ा चैलेंज है टू हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन है? जो हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, जो इतिहास की बातें पढ़ते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, वो हिस्टोरियन कहलाते हैं। तो हिस्टोरियंस के लिए इन 1000 वर्षों की स्टडी एक बड़ा चैलेंज है, लार्जली बड़े तौर पर बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार, क्योंकि ये 1000 जो साल हैं इनका जो विस्तार है, एक्सटेंट है, एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, और जो विकास हुआ है उसकी जो वैरायटी है, वैरायटी का मतलब होता है विविधता। कोई चीज़ कितने प्रकार की है उसको उसकी वैरायटी कहा जाता है। तो यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ इन 1000 वर्षों में, 1000 ईयर्स में, 700 से लेकर 1750 तक, इन 1000 सालों में जो डेवलपमेंट की वैरायटी है, वैरायटी का मतलब जितने प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, जितने प्रकार का विकास हुआ, और साथ में उसका जो विस्तार हुआ, एक्सटेंट यानी इसका विस्तार जो हुआ, इसके कारण से दैट अकर्ड और ओवर द पीरियड, इस पीरियड के साथ साथ जो उत्पन्न हुआ डेवलपमेंट की वैरायटी यानी विकास की विविधता, तरह तरह का विकास और उसकी सीमाएं, उसका विस्तार, इसके कारण से जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास को पढ़ने वाले लोग हैं, वो उनके लिए इन 1000 वर्षों का, इस 700 से लेकर 1750 के बीच का जो एक टाइम पीरियड है, इसको स्टडी करना एक बड़ा चैलेंज है। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, इस समय में, और इस समय के विभिन्न मोमेंट्स पर यानी विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न समय में, इस कालखंड के विभिन्न मोमेंट्स में यानी विभिन्न समयों पर न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकें एमर्ज्ड यानी उभरी, सामने आई। इस कालखंड में, ये जो 700 से लेकर 1750 का जो टाइम पीरियड था, इसमें इसके ये जो टाइम पीरियड था, इसके अलग अलग मोमेंट्स में, अलग अलग समय पर कई नई नई टेक्नोलॉजीज यानी तकनीकें एमर्ज्ड यानी उभरी, सामने आई। न्यू फूड्स, नए नए भोजन, एंड बेवरेजेज, और पीने के पदार्थ, बेवरेजेज यानी पेय पदार्थ, केम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में आए। अब भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, वैसे हमारा देश एशिया महाद्वीप में है, लेकिन अपना देश एक उपमहाद्वीप भी कहलाता है, क्योंकि ये अपने देश में इस तरह से प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई है कि वो अपना देश एक तरह से अलग हो जाता है इस एशिया से। आप देखते हैं दक्षिण में, अपने साउथ में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन आता है, ऊपर जो नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंज आ जाती है पूरी। तो ये एक तरह से पूरा सेपरेट कर देती है इंडिया को, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई तो तकनीकें आई, कई टेक्नोलॉजीज आई, कई नए नए खाने फूड्स आए, और कई बेवरेजेज यानी कई पीने के नए नए पदार्थ, ये सब इस समय के दौरान इंडिया में आए, ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। पोटैटोज यानी आलू, भारत में बाहर से आया आलू। कॉर्न यानी मक्का, चिलीज यानी मिर्ची, टी यानी चाय एंड कॉफ़ी, ये सब। रिमेंबर, याद रखें, दैट ऑल दीज इन्वेंशंस, इन सभी इन्वेंशंस यानी आविष्कारों, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीकों, एंड क्रॉप, और ये जो फसलें थी नई नई, केम अलोंग विद पीपल, ये लोगों के साथ आई। यानी लोग जब आए भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब बाहर से जो लोग आए दूसरे देशों से, उनके साथ में ये नई नई क्रॉप्स, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए फूड, नई नई बेवरेजेज यानी पीने के पदार्थ, ये सब उनके साथ में आए।
हु ब्रॉट देयर आइडियाज़, जो लोग आए वो लाए अपने आइडियाज़ भी, विद देम एज वेल यानी भी, तो वो अपने आइडिया भी अपने साथ लेकर आए। जब बाहर से लोग अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो अपने साथ अपने आइडियाज़ भी लेकर आए। इसलिए दिस वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, ये जो समय था वो था इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक, एंड कल्चरल यानी सांस्कृतिक चेंजेज यानी बदलाव का। इसलिए ये जो लोग बाहर से आए, दूसरे देशों से अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तो ये कई चीज़ें अपने साथ लेकर आए, अपने आइडिया साथ लेकर के आए, और इसके कारण से इन चीज़ों का प्रभाव भारत में हुआ, और इस कारण से कई प्रकार के चेंजेज हुए, जैसे इकोनॉमिक चेंजेज हुए, आर्थिक बदलाव हुए, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बदलाव हुए, सोशल यानी सामाजिक बदलाव हुए, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक बदलाव हुए। ये कई प्रकार के चेंजेज हुए। दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट मोबिलिटी। ये जो पीरियड था, ये अभी हम लोग किस पीरियड की बात कर रहे हैं, 700 से 1750 तक का। ये जो पीरियड था 1000 ईयर्स का, 1000 सालों का ये जो पीरियड था, ये आल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट मोबिलिटी। ये एक महत्वपूर्ण गतिशीलता का भी पीरियड था। गतिशीलता मतलब इधर उधर जाना आना लोगों का। तो ये एक मोबिलिटी यानी गतिशीलता, सिग्निफिकेंट यानी प्रभावी या महत्वपूर्ण। तो ये जो पीरियड था, दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट मोबिलिटी। ये जो पीरियड था ये एक महत्वपूर्ण गतिशीलता का भी समय था। ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह, ट्रेवल्ड यात्रा करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी दूरी की, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की तलाश में। लोगों के जो ग्रुप्स होते थे, झुंड होते थे, वो अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी की सर्च में, अवसरों की तलाश में वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे लोग। द सब कॉन्टिनेंट कंटेंड, ये जो हमारा भारत का उपमहाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट था, कंटेंड यानी रखता था, इमेंस वेल्थ, अत्यधिक दौलत। हमारे जो भारतीय ये सब कॉन्टिनेंट था, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें इमेंस वेल्थ थी यानी अत्यधिक दौलत थी अपने देश में, एंड द पॉसिबिलिटीज, और संभावनाएं थी, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू कर्व यानी खोदने की, बनाने की, ए फॉर्चून, एक भविष्य, अपने भविष्य को बनाने की पॉसिबिलिटीज, अपने भविष्य को खोदने की, उत्कीर्ण करने की पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं, और अकूत दौलत अपने देश में थी। द सब कॉन्टिनेंट, यस, वन ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। लोगों के कई ग्रुप्स थे, कई समूह थे, उसमें से एक जो समूह था उस समय में वो था राजपूत। ए नेम डराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, ये जो नाम था वो राजपुत्र में से निकला हुआ नाम है, राजपूत। राजपुत्र हिंदी का शब्द राजपुत्र यानी राजाओं के पुत्र, उसके अंदर से निकला फिर राजपूत। द सन ऑफ ए रूलर, एक राजा का बेटा, वो राजपूत, उसका मतलब ये होता है राजा का बेटे को, राजा का बेटा उसको राजपुत्र कहते हैं, और राजपुत्र से बन गया राजपूत। तो ये इसका इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो सन ऑफ ए रूलर, एक शासक या राजा का बेटा। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज, 8वीं से लेकर 14th यानी 14वीं शताब्दी की सेंचुरीज के बीच में, द टर्म वाज यूज्ड मोर जनरली टू एड्रेस, ये जो राजपूत टर्म थी, ये जो राजपूत शब्द था, ये 8वीं से 14वीं शताब्दी के अंदर इनके बीच में ये उन लोगों को रेफर, कुछ खास लोगों को रेफर यानी प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाने लगा। मोर जनरली टू एड्रेस, कुछ लोगों को एड्रेस करने के लिए राजपूत शब्द उपयोग में आने लगा। ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स,
वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, लड़ने वाले, पराक्रमी योद्धा। तो ये कुछ ऐसे वॉरियर्स यानी योद्धाओं के ग्रुप के लिए इस शब्द का उपयोग होने लगा 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। वॉरियर्स के लिए, वॉरियर्स यानी योद्धाओं के लिए, ये योद्धाओं के ग्रुप के लिए, योद्धाओं के ग्रुप को एड्रेस करने के लिए यानी उनको बताने के लिए ये शब्द उपयोग में आने लगा। हु क्लेम्ड, जो कि क्लेम करते थे, जो कि ये दावा करते थे क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो कि क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे, ऐसे लोगों का जो ग्रुप था उनके लिए फिर ये काम में आने लग गया शब्द राजपूत। शुरू में इसका क्या है, राजपुत्र से निकला राजपूत, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 8वीं से 14वीं शताब्दी में ये एक जाति के लिए, ऐसी जाति जो क्षत्रिय होते थे, जो क्षत्रिय जाति से संबंधित होते थे, ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए, उनको रेफर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये राजपूत शब्द काम में आने लग गया। क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो क्षत्रिय कास्ट यानी जाति, क्षत्रिय जाति से जो संबंध रखते थे, ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए ये शब्द काम आने लगा। द टर्म इंक्लूडेड, इस टर्म में, इस शब्द में शामिल है नॉट जस्ट रूलर्स, केवल राजा लोग ही इसमें शामिल नहीं हैं, एंड चीफ्टेंस यानी होते हैं सरदार, राजा या सरदार ही इसमें इंक्लूडेड नहीं है, केवल वही इसमें शामिल नहीं है, बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, बल्कि जो सोल्जर्स यानी सैनिक, जो सैनिक और कमांडर्स यानी सेनापति, हु सर्व्ड इन द आर्मीज, जो कि सेनाओं में नौकरी करते थे, जो अपनी सेवाएं देते थे सेनाओं में, ऑफ वेरियस मोनार्च, विविध राजाओं की सेनाओं में। मोनार्च यानी राजवंश, मोनार्च का मतलब है सम्राट या राजा या राजवंश। तो विभिन्न जो सम्राटों की सेना में, उनकी आर्मी में जो नौकरी करते थे, जो सैनिक या कमांडर यानी सेनापति, वो भी इसमें शामिल है। केवल राजा या ये एक शब्द जो आया था चीफ्टेंस यानी सरदार, राजा और सरदार ही केवल इस राजपूत शब्द में नहीं आते हैं, इसमें वो सैनिक भी आते हैं, वो सेनापति भी आते हैं जो कि सेना में काम करते थे। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप में। ए सिवरेलिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक शिष्ट आचार संहिता। सिवरेलिक का मतलब है सिवरेलिक, ये जो शब्द है, ए सिवरेलिक यानी शिष्ट या पराक्रमी, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता। एक पराक्रमी आचार संहिता, एक्सट्रीम वैलर यानी वीरता, अत्यधिक वीरता, एंड ए ह्यूज सेंस ऑफ लॉयल्टी, और एक बड़ी समझ निष्ठा और राजभक्ति की। वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत्स, ये राजपूतों के लिए ये क्वालिटी आरोपित की जाती थी, यानी उनको इस प्रकार से समझा जाता था, बाय देयर पोइट्स, उनके कवियों द्वारा, एंड बार्ड और चारणों द्वारा। तो राजपूतों के जो चारण, बार्ड यानी चारण होते हैं, या उनके जो कवि हैं जिन्होंने उनके ऊपर कविताएं लिखी, उन्होंने उनके कुछ गुण बताए राजपूतों के। तो वो क्या थे? फिर से बता रहा हूँ, ए सेवरेलिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक शिष्ट और पराक्रमी आचार संहिता थी राजपूतों की। एक्सट्रीम वेलर, अत्यधिक वीरता, एंड ए ह्यूज सेंस ऑफ लॉयल्टी, और एक निष्ठा, उनमें बहुत निष्ठा की समझ बहुत थी राजपूतों में। राजभक्ति की, राजा के आज्ञा पे गर्दन कटा लेना, राजा के पूर्ण रूप से निष्ठा रखना राजा में, और पराक्रम, और ये जो गुण इसमें बताए गए हैं कि एक तो शिष्ट होते थे, पराक्रमी होते थे, वीर होते थे और निष्ठावान होते थे, ये उनकी क्वालिटी बताई गई थी राजपूतों के कवियों और उनके बार्ड यानी चारणों के द्वारा। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज
सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ। कुछ दूसरे ग्रुप भी थे उस समय भारत में। ये तो एक ग्रुप की बात हो गई राजपूतों की, लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप भी थे, नाम बताए गए हैं कुछ, जैसे मराठा है, सिख है, जाट, अहोम, कायस्थ। अब कायस्थ क्या है? कायस्थ एक कास्ट है, एक जाति है कायस्थ ऑफ स्क्राइब्स यानी लेखकों की, एंड सेक्रेटरीज और सचिवों की। जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो लेखन का कार्य करते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये इस तरह की एक जाति थी जो ये काम करती थी, लिखा पढ़ी का काम जिसको कहते हैं, स्क्राइब्स यानी लेखकों की और सेक्रेटरीज की एक जाति है जिसको कायस्थ कहते हैं। और ऐसे यानी ये जातियों को भी ग्रुप होते थे उस समय, जो नाम आए हैं मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। आल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज़, इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी को यूज किया यानी अवसरों का उपयोग किया। ऑफ द टाइम, उस समय का जो अवसर था, उस समय की जो अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, उस समय के जो अवसर थे, उस समय जो लाभ प्राप्त किए जा सकते थे, उसको इन्होंने भी यूज किया, इन जातियों ने भी। ऑफ दैट टाइम टू बिकम पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से सिग्निफिकेंट यानी प्रभावी बनने के लिए उस समय की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, उस समय की जो उस समय के जो अवसर थे, उनका यूज इन जातियों ने भी, इन ग्रुप्स ने भी किया और राजपूतों ने भी किया। यानी उस समय उन्होंने अवसरों का लाभ उठाया। थ्रू आउट दिस पीरियड, पूरे इस समय के दौरान, देयर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, लगातार फॉरेस्ट यानी जंगलों की क्लियरिंग यानी सफाई होती रही। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर यानी खेती का विस्तार होता गया, एक्सपेंशन होता गया। ये जो भी समय था, ये जो 1000 सालों की बात अपन कर रहे हैं, 700 से 1750 तक का, इसमें कई चीज़ें बदलाव हो रही है। देखो अपन ने पढ़ते जा रहे हैं, अपन लोग आए, तरह तरह के आइडिया लेकर आए, और फिर कई सारे समूह थे, राजपूत थे और दूसरे और भी कई थे, वो किस टाइप के हुआ करते थे। तो ये जो भी परिवर्तन उस समय में हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनमें ये भी हम पढ़ रहे हैं कि उस समय में फिर जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, उन क्लियरेंस होता जा रहा था, फॉरेस्ट यानी जंगल साफ होते जा रहे थे, और खेती का, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन यानी विस्तार होता जा रहा था। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, और ये जो चेंज था ये कई एरिया में ज़्यादा था, कई एरिया की बजाय, यानी जब तुलना करते हैं सब जगह एक जैसा नहीं था। कहीं पर यानी कि जंगल साफ हो करके खेती करने का ये जो काम था, ये कहीं पर ज़्यादा था, कहीं पर कम था। चेंजेज इन देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट यानी आवास, जो रहने की जगह है उसको हैबिटेट कहते हैं। उनके आवासों में चेंजेज के कारण जो जंगल में रहने वाले लोग थे, क्योंकि जंगलों को तो साफ कर रहे थे उस समय खेती के लिए, तो जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनका वहाँ पर हैबिटेट था, यानी उनका वहाँ पर आवास था। उनमें जो चेंजेज हो रहे थे, जंगल कट रहे थे, फोर्स्ड, इस चीज़ ने उनको फोर्स किया, ज़बरदस्ती की। वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर यानी होता है निवासी, जंगल में रहने वालों को, जंगल के जो निवासी थे, फॉरेस्ट जो ड्वेलर थे, उनको फोर्स किया इस चेंजेज ने। कौन से चेंजेज ने? जंगल कटने लग गए, उनका जो आवास था वो उजड़ने लग गया। तो जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उनको इस चेंजेज ने फोर्स किया टू माइग्रेट, वहाँ से विस्थापन के लिए, यानी वो जंगल छोड़कर जाने के लिए उनको फोर्स किया इस चेंजेज ने। लोगों ने नहीं किया, ये जो चेंजेज हुआ, जंगल कटने लग गए तो उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टाइलिंग द लैंड, और जो जंगल में रहने वाले थे उनमें से कुछ लोग तो माइग्रेट हो गए, चले गए वहाँ से छोड़कर, और कुछ जो थे वो वहीं मैदान को, मिट्टी को सीधा करके, मिट्टी भर करके वहाँ पर, एंड बिकम पीजेंट्स, और किसान बन गए। पीजेंट यानी किसान।
किसान बन गए। कुछ लोग तो जो जंगल में रहने वाले थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, वो माइग्रेट हो गए, अपनी जगह छोड़कर चले गए। और कुछ जो है वो लैंड की टीलिंग करके, टीलिंग का मतलब है मिट्टी को भर के, ज़मीन को सही करके, और बिकम पीजेंट, और वो किसान बन गए। द न्यू पीजेंट ग्रुप्स, अब ये जो नए किसानों के ग्रुप बने, ये जो किसान बने, नए नए लोग किसानों के ग्रुप बन गए, जो ये नए पीजेंट ग्रुप्स यानी किसानों के जो ये नए ग्रुप बने, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए, टू बी इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड होना शुरू हो गए। अब ये हर आदमी पे किसी न किसी का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये जो नए नए पीजेंट्स बने थे, जो किसान बने थे, ये भी इन्फ्लुएंस्ड होने लग गए, ये भी प्रभावित होने लग गए बाय रीजनल मार्केट्स, जो क्षेत्रीय बाजार थे उनसे प्रभावित होने लगे। चीफटेंस यानी सरदारों से प्रभावित होने लग गए। प्रीस्ट यानी पुजारियों से। मोनेस्ट्रीज यानी मठों से, यानी आसपास की जो भी चीज़ें थी, एंड टेम्पल्स और मंदिरों से, ये जो भी चीज़ें थी उनसे ये नए नए जो किसान बने वो इन्फ्लुएंस्ड होने लग गए, प्रभावित होने लग गए। दे बिकेम ए पार्ट ऑफ द लार्ज, और वो बन गए एक बड़े कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सोसाइटीज, उसके पार्ट बन गए वो। दे बिकेम ए पार्ट, वे पार्ट बन गए, एक हिस्सा बन गए, ऑफ द लार्ज, एक बड़े कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सोसाइटीज यानी समाज का। और धीरे धीरे वो फिर एक बड़े जटिल और बड़े समाज का, सोसाइटी का पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज, और फिर वो उनको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम डेवलप हो गया, एक सोसाइटी बन गई, एक समाज बन गया, तो फिर उनको टैक्स भी पे करना होता था। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज, और अपनी चीज़ें और सर्विसेज यानी सेवाएं ऑफर करनी होती थी, यानी पेश करनी होती थी टू द लोकल लॉर्ड्स, जो लोकल स्वामी होते थे उनके, उस गांव के सरदार या जो भी होते थे, लॉर्ड्स यानी स्वामी, तो वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स होते थे, स्थानीय जो शासक होते थे, उनके सामने अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज और अपनी गुड्स यानी सामान, ये उनको ऑफर करना होता था, उनको पेश करना होता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ग्रेट इकोनॉमिक, बड़ा इकोनॉमिक यानी आर्थिक, एंड सोशल डिफरेंसेज, और सामाजिक अंतर, एमर्ज्ड यानी दिखाई दिया, उभरा, यानी ये सब चीज़ें जब हुई तो बड़ा एक सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से, यानी रुपए पैसे के हिसाब से, और सोशल यानी सामाजिक, इस दृष्टि से बड़े डिफरेंसेज यानी लोगों के बीच में अंतर, एमर्ज्ड यानी उभरे यानी हुए, डिफरेंसेज यानी अंतर हो गया लोगों में, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, इस तरह, और सोशल और इकोनॉमिक इस आधार पर डिफरेंसेज हो गए लोगों में। अमंगेस्ट पीजेंट्स, उन किसानों में अंतर हो गया। यानी पहले तो सब किसान ही थे, लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं डेवलप हुई, कई प्रकार की चीज़ें हुई, जब उनमें टैक्स भी देना पड़ना लग गया, अपनी और जो सेवाएं थी उनको ऑफ़र करनी होती थी लोकल लॉर्ड्स को, तो ये सब चीज़ें मिला जुला करके, और फिर उनमें जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनमें ये डिफरेंस दिखाई देने लगे। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ तो किसानों के पास में पोसेस्ड यानी होता है अधिकार रखते थे। सम पोसेस्ड, कुछ किसान अधिकार रखते थे। मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ के पास तो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी, यानी ज़्यादा उपजाऊ धरती थी, यानी कुछ किसान तो ऐसे थे जिनके पास ज़्यादा उपजाऊ धरती थी। अदर्स आल्सो मेंटेन्ड कैटल, और कुछ दूसरों के पास में, कुछ दूसरे जो किसान थे वो जानवर मेंटेन करते थे, जानवर रखते थे। एंड सम, और कुछ कंबाइंड आर्टिसनल, और कुछ संयुक्त कारीगर होते थे, यानी उनमें से कुछ किसान ऐसे भी थे जो कारीगर का काम भी करते थे। विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी,
और एग्रीकल्चर के साथ में कारीगर भी का भी काम करते थे ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब कमज़ोर सीजन होती थी, यानी जब ज़्यादा किसान का काम नहीं होता था तो वो ये आर्टिस्ट का भी काम कर लेते थे साइड में, तो ऐसे भी किसान थे। एज सोसाइटी बिकम इंक्रीजली डिफरेंशिएटेड, जैसे जैसे सोसाइटी यानी समाज इंक्रीजली यानी तेजी से डिफरेंशिएटेड यानी विभेदित हुआ, तो जैसे जैसे जो सोसाइटी थी वो तेजी से विभेदित हुई, डिफरेंशिएट यानी अलग अलग दिखाई देने लगी। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, तो लोग जातियों में बंट गए और सब कास्ट या उपजातियों में बंट गए। एंड रैंक्ड, और उनको रैंक दी और उनको रैंक मानी जाने लगी, यानी उनकी श्रेणियां मानी जाने लगी कि ये उच्च श्रेणी है, ये नीची श्रेणी है, तो उनकी रैंक दी जाने लगी। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर रैंक मिली उनको? देयर बैकग्राउंड्स, उनका जो बैकग्राउंड था, उनका जो इतिहास था उसके आधार पर। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनका जो व्यवसाय था, उनका काम धंधा था, इन दोनों चीज़ों के आधार पर उनको रैंकिंग की गई, यानी समाज उनको रैंक देने लग गया कि ये कौन सी रैंक के लोग हैं, और लोग जातियों में डिवाइड हो गए, बंट गए। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, रैंक जो थी उनकी श्रेणी जो बनी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी। एंड दे वेरीड अकॉर्डिंग टू पावर, और उसमें भी भिन्नताएं थी पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के हिसाब से। एंड रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति, और जाति के लोगों का संसाधनों पर कितना कंट्रोल है, ज़मीन कितनी है किस जाति के पास पैसा ज़्यादा है, यानी रिसोर्सेज यानी जो संसाधन होते हैं उन पर कंट्रोल कितना है किस जाति का, उस आधार पर जाति की जो रैंकिंग थी वो बदलती रहती थी, यानी वो फिक्स नहीं थी। यानी जैसे कोई जाति अगर ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए किसी जाति के पास में तो उसकी रैंक ज़्यादा हो जाती थी, यानी उसको सम्मान ज़्यादा मिलने लग जाता था। रैंक का मतलब ये है, तो यानी वही है कि धीरे धीरे जो रिसोर्सेज है उनका महत्व ज़्यादा होने लग गया, कि जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्स हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन हैं, संसाधनों पर जिस जाति का ज़्यादा कंट्रोल है उसकी रैंकिंग हाई हो गई। ऐसा वो चेंज होती रहती थी। एंड दे वेरीड अकॉर्डिंग टू पावर इन्फ्लुएंस, और ये जो जातियां थी ये अलग अलग इनकी रैंकिंग होती थी किस आधार पर? पावर यानी ताकत के आधार पर, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव के आधार पर, यानी कौन सी जाति के पास कितना पावर है, कितना उसका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल कितना है, यानी संसाधनों पे कितना उस पर उस जाति का कंट्रोल है। इसके आधार पर ये उसकी रैंकिंग परमानेंट नहीं होती थी, बदलती रहती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, और उसी जाति का स्टेटस यूज्ड टू वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और एरिया से एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी जाति का जो स्टेटस था, वो जो उसका स्थान था वो बदलता रहता था। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक जाति है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कोई भी एक जाति ले सकते हैं अपन। मान लो राजस्थान में वो जाति रहती है या नागौर ज़िले में वो जाति रहती है, और वही जाति भरतपुर में है, लेकिन नागौर ज़िले में जो उस जाति के लोग हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास रिसोर्सेज पे कंट्रोल उनका ज़्यादा है, तो उनकी रैंकिंग ज़्यादा रहेगी। और मान लो दूसरे जहाँ पर कोई रहते हैं वो वही जाति है, जाति सेम है, लेकिन उनके पास में पावर कम है, उनके पास में इन्फ्लुएंस कम रखते हैं, वो प्रभाव कम रखते हैं, और जो रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल है वो उनका कम है, तो उस जाति भले ही सेम है लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों के कारण उनकी रैंकिंग अलग होगी। जातिज फॉर्म्ड देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जातियों ने अपने रूल्स यानी नियम और रेगुलेशन यानी अधिनियम बना लिए खुद के। जातियों ने अपने रूल्स और रेगुलेशन, अपने नियम और अधिनियम बना लिए। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, उनके जाति के जो मेंबर्स होते थे, जो सदस्य होते थे,
उनके कंडक्ट यानी उनके व्यवहार को मैनेज करने के लिए, जाति के जो सदस्य होते थे उनके व्यवहार को, उनके कंडक्ट को मैनेज यानी व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने, जातियों ने अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन बना लिए। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड, और ये जो रेगुलेशन बनाए जाते थे, ये जो अधिनियम बनाए जाते थे, वर इन्फोर्स्ड, ये इन्फोर्स्ड का मतलब होता है कि प्रभावी करना, ये प्रभावी किए जाते थे। बनाना अलग चीज़ है, प्रभावी करना अलग चीज़ है। तो ये जो रेगुलेशन बनाए जाते थे जातियों के, ये इन्फोर्स किए जाते थे, प्रभावी किए जाते थे बाई एन असेंबली, एक सभा द्वारा ये प्रभावी किए जाते थे। वो सभा किन की होती थी, असेंबली किन की होती थी, ऑफ एल्डर्स, बड़ों की। डेस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, कुछ एरिया में इसको जाति पंचायत भी कहते थे। तो बड़े लोग होते थे किसी भी जाति के, उसको जाति पंचायत कहा जाता था, और वो जाति पंचायत जो थी वो जो नियम बनाए जाते थे उनको एनफोर्स करती थी, उनको लागू करती थी, प्रभावी करती थी। बट लेकिन दीज जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो, लेकिन इन जातियों को ये भी फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती थी द रूल्स ऑफ देयर विलेजेज। जाति के रूल्स तो उनके थे ही, लेकिन गांव के जो रूल्स होते थे, जो विलेजेज के रूल्स होते थे, उनको फॉलो करने की भी रिक्वायरमेंट उनको होती थी। यानी वो अपनी जाति के रूल्स भी फॉलो करते थे, लेकिन विलेज के रूल्स भी उनको फॉलो करने होते थे। सेवरल विलेजेज वर गैदर्ड बाई ए चीफटेन, ये कई गांव गवर्नड, सेवरल विलेजेज वर गवर्नड बाई ए चीफटेन, चीफटेन का मतलब हमने पढ़ा है सरदार। तो कई गांवों को गवर्न किया जाता था, यानी कई गांवों को का शासन किया जाता था। कई गांवों पर जो शासन करते थे वो चीफटेन के द्वारा किया जाता था, सरदार के द्वारा किया जाता था। टुगेदर, सब मिल करके, देवर जस्ट वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट, और ये सब मिल करके वो एक इस राज्य की एक इकाई होते थे। तो यहाँ पर द पॉइंट इज क्लोज नाउ, द पॉइंट इज ओवर नाउ, ये पॉइंट ये कंप्लीट हो गया है। इस पॉइंट में हमने आज पढ़ा कि किस तरह से बाहर से लोग आए, तो अपने साथ क्या क्या, वो बाहर से मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट के बाहर से जो लोग आए वो क्या क्या अपने साथ लाए, जिनका हर प्रकार का जो इन्फ्लुएंस पड़ा भारत पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ा, यानी प्रभावी असर पड़ा भारत की इकोनॉमी पर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर, सोसाइटी पर, हर प्रकार से उन चीज़ों का असर पड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कई ऐसे समूह थे, ग्रुप्स थे, उनमें राजपूतों की का भी बताया विशेष रूप से, क्योंकि हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं, तो राजपूतों के बारे में बताया और भी अन्य जातियों के बारे में बताया। इसके बाद में हमने इसमें पढ़ा कि कैसे गांव बने, कैसे किसान बने, कैसे गांव बने, फिर वो गांव जो रहते थे या जातियां कैसे बनी, उपजातियां कैसे बनी, जातियां अपना मैनेज कैसे करती थी, सरदार कौन होते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी है, जो कि 700 से 1750 तक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये 1000 ईयर्स का डिस्कशन चल रहा है, जैसा कि लेसन का नेम भी है, जैसा कि इस लेसन का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। वह 1000 सालों में जो चेंजेज आए वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हमने ये जो पोर्शन था, जो पॉइंट था, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप, ये आज हमने इसकी स्टडी की है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और शासक। इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यू शुड डू योर वर्क लेसन टू लेसन। आपको अपना वर्क लेसन टू लेसन कंप्लीट करते हुए चलना चाहिए। यू शुड डू ऑल द रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने के लिए भी कोशिश करें, सो दैट यू विल एबल टू
perform in a good style, in a good type in the main exam. एक जो मेन एग्ज़ाम आपका होगा उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करने के योग्य बने, इसके लिए आप अपना वर्क अभी सेशन के स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करते हुए चलें और उसको लर्न करते हुए भी चलें. सो स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट ओरली एंड आल्सो इन रिटन, और रिटन में भी और ओरली भी आप उसको कंप्लीट करते हुए चलें. एंड यूज़ द टाइम ऑफ दीज हॉलीडेज़, ये जो हॉलीडेज़ का जो टाइम है ये भी इनको भी यूज़ करते हुए चलें. डोंट वेस्ट द टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें. एंड हैव ए नाइस डे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके एंड बाय.